नमस्कार, आप देख रहे हैं सलमान लाइव सुबह की सुर्खियों के साथ। मैं हूं धीरज। मैं आपको बताऊंगा बिहार के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता दी है। सबसे पहले बात करेंगे सन्मार्ग दैनिक अखबार की। सन्मार्ग दैनिक अखबार ने जो पहले पेज पे जिस खबर को प्रमुखता दी है, आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर समान हो रहे हालात, घर घर भेजे जा रहे हैं जरूरी सामान। ईद उल अजहा पर सहूलियत देने में जुटी सरकार, घरों तक पहुंचाई जा रही है सब्जियां, एलपीजी, चिकन, अंडे व अन्य सामग्री। ईद उल अजहा से ठीक पहले जम्मू कश्मीर सरकार लोगों को हर तरह की सहूलियत देने में जुटी हुई है। अनुच्छेद 370 से ज़्यादातर प्रावधानों में हटने के बाद 5 दिनों की बाद भी घाटी में माहौल शांतिपूर्वक बना हुआ है। एक सूत्र ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने जरूरी वस्तुओं का पर्याप्त भंडार किया हुआ है, जिसमें 65 दिनों के लिए गेहूं, 55 दिनों के लिए चावल और 17 दिनों के लिए मटन जैसे चीज़ें शामिल हैं। मिट्टी के तेल और डीजल का भंडारा भी 35 दिन के लिए है। आप देख सकते हैं, ईद को लेकर जम्मू कश्मीर में सरकार अपने तरफ से पूरी पहल कर रही है। उन्होंने अपने भंडार में तरह तरह की चीज़ें, वस्तुएं रखी हुई हैं। बात कर ली जाए वस्तुओं की, तो तमाम तरह की सामग्री हैं इनके पास। सब्जियां हो गई, एलपीजी, चिकन, अंडे, वो सभी सामग्री को यह लोग आम लोगों के पास बांटने का काम कर रही है कि इस त्यौहार को अच्छे से मनाया जाए। सरकार की तरफ से बड़ी पहल और काफ़ी अच्छी पहल मानी जा सकती है, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं उनको लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। और वहाँ के अगर हालात की भी बात की जाए तो वहाँ पे भी हालात बिल्कुल शांति ही शांति है। किसी भी तरह की समस्याएं नहीं देखी जा रही है। और त्यौहार में दुगना खुशी प्रदान करने के लिए सरकार ने एक पहल की है। ईद उल अजहा का त्यौहार सोमवार को मनाया जाएगा। राजधानी पटना के बकरीद को लेकर बाजारों में चहल पहल है। ईद उल अजहा को बकरीद भी कहा जाता है। त्याग और बलिदान का ये पर्व ईद उल फितर यानी मीठी ईद के लगभग 2 महीने बाद आता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार यह त्यौहार हर साल जिलहिज के महीने में आता है। इस महीने में हज की यात्रा की जाती है। ईद उल अजहा का चांद जिस रोज़ नज़र आता है उसके 10वें दिन बकरीद मनाई जाती है। देख सकते हैं, बकरीद को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस त्यौहार को मुस्लिम समुदाय के लोग काफ़ी उत्साह और काफ़ी उत्साहित होकर मनाते हैं। इसको लेकर अगर बाज़ार की भी बात की जाए, मार्केट की भी बात की जाए, तो मार्केट में भी रौनक लगी हुई है। और आज यानी सोमवार को बकरीद मनाया जाएगा। तमाम लोग नवाज़ी अदा करने आएंगे और सरकार की भी तरफ से काफ़ी अच्छी पहल की है। प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी पहल की गई है राजधानी पटना में। और साफ तौर पे कहा जाए तो मीठी ईद के 10 दिन के बाद बकरीद मनाया जाता है। बकरीद को लेकर मुस्लिम समुदाय में काफ़ी उत्साह रहता है, देखने को मिलता है। पाकिस्तान ने टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रम पर लगाई रोक। भारत ने जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया है, पाकिस्तान तभी से बौखलाया हुआ है। समझौता एक्सप्रेस, भारतीय फिल्मों और व्यापार संबंधों पर रोक के बाद अब पाकिस्तान ने एक और नई चाल चली है। इस बार पाकिस्तान ने कश्मीर और कश्मीरी लोगों के नाम का इस्तेमाल किया है। उनसे पाकिस्तानी चैनलों पर प्रसारित होने वाले ईद के विशेष कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान मीडिया नियामक प्राधिकरण ने मीडिया आउटलेट से कहा है कि बकरीद पर विशेष कार्यक्रम पर प्रसारण ना करें। देख सकते हैं, धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान में साफ तौर से बौखलाहट देखने को मिल रही है। पाकिस्तान कभी चाहता ही नहीं था कि कश्मीर से धारा 370 हटे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा वहां आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिलवाते हुए दिखाई पड़ता था। लेकिन जैसे ही धारा 370 हटा, पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आने लगी। तरह तरह की बातें, तरह तरह की गीतर भपकियाँ अब देने लगे हैं। अब इस तरह का वो व्यापारिक संबंध या बात कर ली जाए ट्रेन बंद, और वो हमेशा एक बड़ी चाल चलते जा रहे हैं। चाल का दौर उनका खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। वो कैसे भी नहीं चाहते थे, किसी तरह से भी नहीं चाहते कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटे। भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, रद्द की समझौता एक्सप्रेस। पाकिस्तान द्वारा समझौता एक्सप्रेस सेवा निलंबित किए जाने के बाद भारत ने भी इस ट्रेन की सेवा रद्द कर दी है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क
माफ़ कीजिएगा, उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान के लाहौर और अटारी के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस को रद्द करने के निर्णय के बाद आप देख सकते हैं साफ तौर से भारत ने भी अब पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने जिस तरह का फैसला लिया उस तरह का फैसला उन्हें भारत सरकार के भी द्वारा मिला है। साफ तौर पे कहा जाए तो भारत सरकार अब उनकी गीदड़ भभकियों से नहीं डरते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान के हर चाल को मात देते हुए दिखाई दे रहे हैं भारत सरकार। क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जो पाकिस्तान की बौखलाहट है वह तरह तरह की चीज़ों में दिखाई दे रही है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने भी इसकी पहल शुरू कर दी और उनको करारा जवाब देने में निसंकोच होकर उन्हें करारा जवाब मिल रहा है भारत सरकार के द्वारा। दक्षिण पश्चिम में 5 राज्यों में बाढ़ का कहर। कर्नाटक में भारी बारिश से नदियों में उफान, महाराष्ट्र में बारिश से लोग बेहाल। देश के दक्षिण व पश्चिम में 5 राज्यों में शनिवार को बाढ़ के हालात और बिगड़ गए हैं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात के बीच 4 दिनों में 136 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे खराब हालात केरल के हैं, जहां 60 लोगों की मौत हुई है। करीब 1.65 लाख लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केरल में 8 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। इनमें मलप्पुरम के सर्वाधिक 19 और कोझिकोड में 14 लोगों की मौत हुई है। देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम के 5 राज्यों में बाढ़ का कहर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्राकृतिक आपदा के कारण वहाँ पे लोगों की मौतें भी हो रही है। बाढ़ का कहर लगातार वहाँ जारी है और इससे काफ़ी समस्याओं का सामना वहाँ के लोगों का करना पड़ रहा है। और साफ तौर पर अगर कहा जाए तो वहाँ पे जो मृत्यु मौतों के आंकड़े हैं वो दिन पे दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पहल कर रही है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा से निपटने में अभी सरकार भी सक्षम नहीं हो पा रही है और वहाँ के हालात अभी काफ़ी बुरे हैं। सरकार के द्वारा उन्हें शिविरों में भेजा जा रहा है, लेकिन लोगों के मरने की संख्या दिन पे दिन बढ़ते चली जा रही है। पुलिसकर्मी किसी के दबाव में ना आए, डीजीपी। नई पीढ़ी नहीं करे सोशल मीडिया का दुरुपयोग। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि पुलिसकर्मी किसी के दबाव में नहीं आए, निर्भीक होकर काम करे, बिहार में कानून का राज कायम रहे, मुख्यमंत्री यही चाहते हैं। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों से भी कहा कि थाना पर जो गरीब आदमी आए उसका काम प्यार से करिए। डीजीपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कानून हाथ में नहीं लेने की अपील की है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज लाइव में लोगों से आग्रह किया है कि अगर कानून को हाथ में लेंगे तो गुंडा रजिस्टर में नाम आ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का एक बार गुंडा रजिस्टर में नाम आ गया तो फिर मुश्किलें हो जाएगी। गुप्तेश्वर पांडे रविवार को फेसबुक पे लाइव आए थे, जिसमें उन्होंने आम लोगों से विनती की है, नई पीढ़ी से उन्होंने विनती की है कि कानून को अपने हाथ में ना लें, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करें और पुलिसों को भी अपील किया कि दबाव में आकर काम ना करें। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हमेशा कानून व्यवस्था को लेकर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन काफ़ी बैठकों के बाद, काफ़ी आवाज़ उठाने के बाद भी क्राइम रेट में कमी बिहार में नहीं देखने को मिल रही है। इसको लेकर गुप्तेश्वर पांडे रविवार को लाइव भी आए थे, जिसमें उन्होंने आम लोगों से विनती करते हुए दिखाई दिए कि उन्होंने साफ कहा है कि नई पीढ़ी के लोग कानून को हाथ में ना लें और फेसबुक या सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए ना करें। और मॉब लिंचिंग की घटनाएं बिहार में काफ़ी बढ़ गई है। इसको लेकर भी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने लाइव के ज़रिए लोगों से अपील की, आम जनता से अपील किया कि अगर इस तरह के केसेस वो देखें, इस तरह की वारदात वो देखें तो वो लोग फ़ौरन तुरंत पुलिस को कॉल करें, पुलिस को इसकी सूचना प्रदान करें। मुस्लिम महिलाओं ने मोदी को भेजी राखी। कहा, पीएम ने 3 तलाक कानून और कश्मीर में धारा 370 हटाकर दिया बड़ा तोहफा, पहले से कम हुआ 3 तलाक का खौफ। गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक प्रयागराज में मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक बिल पास होने एवं कश्मीर से धारा 370 के समाप्त होने की खुशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रक्षाबंधन पर अपने हाथ से बनी हुई राखियां भेजी है।
समाज सेवक M.A. खान की माता रोहना बेगम एवं सदिया तथा बच्चे इबरा खान ने रविवार को बताया कि 3 तलाक को इस्लाम में भी एक साथ कहना वर्जित है। समाज के कुछ नासमझ लोग ने 3 तलाक को हथियार बना लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कदम उठाया है। आप देख सकते हैं भारत सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा धारा 370 और 3 तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं में काफ़ी उत्साह, काफ़ी खुशी देखने को मिल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। जो महिलाएं 3 तलाक से हमेशा परेशान रहती थी, छोटी छोटी सी बातों पर उन्हें तलाक दे दिया जाता था, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पहल की है उससे मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को काफ़ी लाभ मिला है और अब 3 तलाक के केसेस भी काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। कानून लाकर उन्होंने काफ़ी बढ़िया किया। इसको लेकर मुस्लिम महिलाओं में काफ़ी खुशी और उत्साह देखने को मिला है। इसी को लेकर नरेंद्र मोदी को मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने राखी भेजा है। अपने हाथों से बनाकर नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने राखी भिजवाया है। अब बात करेंगे दूसरे पेज की। देखते हैं दूसरे पेज में सनबाड़ ने किस खबर को प्रमुखता से रखी है। प्रकाश पर्व पर लगेंगे 550 पौधे। जल संकट व पर्यावरण संकट अभियान में सबका सहयोग जरूरी। मेयर पर्यावरण को मजबूत और स्वच्छ बनाने को लेकर आज हर कोई प्रयासरत है। इसके लिए सरकार से लेकर स्वयंसेवी संस्थाओं तक आगे आ रही है। सभी लोग पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पौधारोपण पर बल दे रहे हैं। देख सकते हैं हालांकि नीतीश कुमार द्वारा ये पहल काफ़ी सराहनीय है और नीतीश कुमार ने पर्यावरण को लेकर हमेशा से आवाज़ उठाया है और अब इस पर्यावरण बचाव को लेकर तमाम समुदाय या तमाम लोगों में दिलचस्पी बढ़ गई है। वो लोग अब पर्यावरण को लेकर पौधारोपण का जो कार्यक्रम है उसमें अपना योगदान देते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की एक पहल काफ़ी सराहनीय है और अब लोगों की भी इसमें दिलचस्पी बढ़ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा था कि अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारे आने वाले भविष्य में खतरा है। इसको लेकर सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छी पहल चलाई जा रही है, जिसमें नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा था कि जो आपदा देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक आपदा का कारण कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण है, जो कि दूषित हो रहा है दिन पे दिन। और अब प्रकाश पर्व पे भी लगेंगे 550 पौधे, देख सकते हैं। पटना जिले में 25 नए थाना अध्यक्षों को दी गई नई जिम्मेवारी। राजधानी में विधि व्यवस्था के सुधार को लेकर बड़ा बदलाव करते हुए पटना जिले के 25 थानों में नए थाना अध्यक्षों की नियुक्ति किया गया है। रविवार को एसएसपी गरिमा मलिक ने नई नियुक्ति का आदेश जारी किया। मुकेश कुमार वर्मा को पटना के जक्कनपुर थाना अध्यक्ष, प्रशांत कुमार मिश्रा को, देख सकते हैं तमाम 25 लोगों को नई जिम्मेवारी मिली है थाना अध्यक्षों को। विधि व्यवस्था को लेके अब प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गई है और नीतीश कुमार भी इसको लेके पूरी कमर कस चुके हैं। उन्होंने विधि व्यवस्था को लेके हमेशा से सवाल उठाया, इस बार वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हम हमेशा बैठक के बाद विधि व्यवस्था को लेकर बैठक की जाती है, समीक्षा बैठक की जाती है। गुप्तेश्वर पांडे जो कि बिहार के डीजीपी है, उन्होंने भी बैठक की। वो हर जिले में जाकर समीक्षा भी करते दिखाई दे रहे हैं, निरीक्षण भी करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो भी स्थिति बिहार की है उसमें अभी विधि व्यवस्था पे सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि आए दिन तरह तरह की घटनाएं सामने आ जा रही है, देखने को मिल रही है। क्राइम रेट जो है पहले के मुकाबले अब बढ़ते ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आए दिन बड़े बड़े घटनाएं हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं, जिससे समाज में एक खौफ का वातावरण फैल गया है। इसको लेकर फिर से प्रशासन के द्वारा पहल की गई है। गरिमा मलिक जो कि एसएसपी है पटना के, उन्होंने साफ निर्देश दिया है, 25 थाना अध्यक्षों को नई जिम्मेवारी दी गई है। बाढ़ में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। शराबबंदी की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए जाने के बावजूद अनुमंडल में सालिमपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने लगभग 600 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस को गुप्त सूचना में मिली कि थाना क्षेत्र के धनुषपुर गंगा घाट के पास बंद चिमनी भट्टे में एक ट्रक शराब नाव से खपाने की तैयारी चल रही है। देख सकते हैं कि बिहार में पूरी तरह से शराब बंदी है, लेकिन शराब बंदी होने के
बावजूद आए दिन शराब पकड़ा रहे हैं। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर यह शराब आ कहां से रहा है। शराबबंदी को लेकर सरकार के द्वारा भी पहल की जा रही है, प्रशासन के द्वारा भी पहल की जा रही है, लेकिन शराब की खरीद बिक्री, ब्लैक मार्केटिंग नहीं रुकने का नाम ले रहा है। क्योंकि आए दिन शराब के केसेस देखने को मिल रहे हैं। कहीं कहीं उस स्थान पर शराब मौजूद हो रहा है तो कहीं उस स्थान पर शराब मिल रहा है। मतलब साफ तौर पे कहा जाए तो ब्लैक मार्केटिंग काफ़ी देखने को मिल रही है। तमाम लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तमाम लोग शराब पीते पकड़ा रहे हैं। गांव की भी बात की जाए तो गांवों में वही हालात देखने को मिल रहे हैं। रोक लगाने की कोशिश सरकार के द्वारा इस पे की जा रही है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग का धंधा दिन पे दिन बढ़ते ही चला जा रहा है। अब बात करेंगे दैनिक जागरण की। देखते हैं दैनिक जागरण ने किस खबर को सबसे पहले पेज पे प्रमुखता दी है। अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन करेगी सेना। भारतीय सेना अपने हथियारों उपकरणों के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए सोमवार को प्रदर्शन लगाएगी। दिल्ली के टैगोर गार्डन स्थित पैसिफिक मॉल में लगाई जाने वाले इस प्रदर्शन में बोफोर्स तोप, AK-47 राइफल, नाइट विजन उपकरण, 130 एम तोप इत्यादि को रखा जाएगा। अब देख सकते हैं कि अब अत्याधुनिक हथियार और उपकरणों का प्रदर्शन सेना के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें वो आम लोगों से रूबरू होंगे और आम लोगों को अपने हथियारों से रूबरू करवाएंगे। वो उसकी विशेषताएं बताएंगे और किस तरह से वो काम करता है इसके बारे में भी आम लोगों को जानकारी देंगे। क्योंकि अब हमारे पास उपकरण काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं, दिन पे दिन हमारा विकास हो रहा है। अगर उपकरणों की भी बात की जाए तो अब हमारे पास काफ़ी अत्याधुनिक उपकरण मौजूद हो गए हैं। पाक में तनातनी के बीच चीन पहुंचे जयशंकर। पाकिस्तान से तनातनी के बीच भारत के विदेश मंत्री जयशंकर रविवार को चीन पहुंचे। इस साल के आखिरी में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के भारत के दौरे की तैयारियां को अंतिम रूप देने के साथ यहाँ कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। देख सकते हैं कि अब विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन पहुंचे हैं। वहाँ पे वो जाकर तमाम हालात और तमाम चीज़ों पे वहाँ पे चर्चा करेंगे, भारत की उन्नति को लेकर, और तमाम ऐसे ऐसे मुद्दों को भी रखेंगे जिससे आम दिन समस्याएं देखने को मिलती है। हमारे राष्ट्र को इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी वहाँ पर, और हमारे विदेश मंत्री इन सब चीज़ों पे चर्चा करते दिखाई देंगे। बकरीद पूर्व पाबंदियों में राहत। जम्मू कश्मीर में हालात शांतिपूर्ण, लोगों की मदद में जुटी सेना और प्रशासन। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता दी है पहले पेज पे। बकरीद को लेकर सरकार और प्रशासन दोनों के तरफ से पहल की जा रही है। शांतिपूर्ण स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है। पाकिस्तान साफ तौर पे बौखलाई हुई थी और तरह तरह की बातें उनके द्वारा कहा जा रहा था कि वहाँ पे ईद अच्छे से नहीं मनेंगे, ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है वहाँ बिल्कुल शांति ही शांति देखने को मिली, और सरकार और प्रशासन के द्वारा उन लोगों की मदद भी की जा रही है। तमाम सामग्री, वस्तुएं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है, जो सरकार के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। संस्कृत में होगी पहली से 8वीं तक की पढ़ाई। भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने में जुटे सरकार अब संस्कृत में भी स्कूली शिक्षा देगी। इसके तहत पहली से 8वीं तक की पढ़ाई संस्कृत में होगी। इसके विषय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के तहत होगी। देख सकते हैं अब सरकार के द्वारा काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा फैसला लिया गया है। संस्कृत जो हमारी परंपरा है, इसको लेकर अब पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ाई जाएगी। उन बच्चों को संस्कृत के बारे में बताया जाएगा और उनके ज्ञान, उनके उद्देश्य के बारे में उन्हें बताने की कोशिश सरकार के द्वारा की जाएगी। काफ़ी बड़ा और काफ़ी सराहनीय कदम सरकार के द्वारा लिया गया है। CBSE ने SC/ST के लिए बढ़ाया परीक्षा शुल्क। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने परीक्षा शुल्क में भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को अब जहां 24 गुना अधिक परीक्षा शुल्क देना होगा। आप देख सकते हैं कि अब CBSE ने एक बड़ा कदम उठाया और अब SC/ST के छात्रों को एक झटका पहुंचा है। अब उन्हें 24 गुना अधिक
परीक्षा शुल्क देना होगा, जो पहले उन्हें नहीं देना होता था अब उससे बढ़ाया गया है और 24% बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें 24% ज़्यादा शुल्क देना होगा। बात करेंगे दूसरे पेज की। दिग्घा थाना क्षेत्र में पाटी पुल गंगा घाट पर हुई घटना, लोगों ने 2 को बचाया। टिकटॉक वीडियो बनाने के चक्कर में रविवार को गंगा नदी में 3 दोस्त डूबने लगे, जिसमें से 2 को स्थानीय लोगों ने किसी तरह बचा लिया, जबकि एक गंगा की गहराई धार में समा गया। देख सकते हैं कि बच्चों में टिकटॉक का जुनून दिन पे दिन बढ़ते चला जा रहा है और इससे काफ़ी गलत चीज़ें या काफ़ी गलत समस्याएं भी सामने देखने को मिल रही है। देख सकते हैं दिग्घा थाना क्षेत्र की घटना है। टिकटॉक वीडियो बनाते समय 3 बच्चे में से 2 बच्चे, तीनों बच्चे गंगा नदी में डूब गए थे। उसमें से 2 बच्चे को स्थानीय द्वारा बचा लिया गया, लेकिन एक बच्चा जो गंगा की गहराई में चला गया और अभी तक उसे ढूंढा नहीं गया। अब अभी तक वो लापता है। साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये समाज में काफ़ी दिन पे दिन समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। टिकटॉक का जुनून बच्चों के सर पे इतना सवार हो गया है कि अब वह किसी भी घटना को बिना देखे बिना सोचे किसी भी तरह के कदम उठाने लगे हैं। वीडियो के माध्यम से वो सोचते हैं कि किसी भी तरह के वीडियो बनाए वो अच्छा हो और लोग उसे देखें, उस तरह वो काफ़ी बड़े ऐसे काम कर बैठते हैं जो उनके बारे में सोचना भी काफ़ी दुखद है। अब बात करेंगे हिंदुस्तान की। देखते हैं हिंदुस्तान ने किस खबर को सबसे पहले पेज पर प्रमुखता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर पर लिए गए फैसले से दूरगामी परिणाम दिखेगा। 370 हटने से आतंकी मिटेंगे और आतंक मिटेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने के दूरगामी परिणाम दिखेंगे। इससे कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा होगा और पूरा क्षेत्र विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसे हटाने का फैसला तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। तो देख सकते हैं धारा 370 हटाने के बाद अमित शाह साफ तौर पे लोगों से, आम जनता से कह रहा है इसे पहले ही हटा देना चाहिए था। यह एक वादा थी, कश्मीर के विकास को लेकर एक पत्थर, एक वादा के रूप में धारा 370 जो अब हमारे सरकार के द्वारा हटा दिया गया और इससे तरह की उपलब्धियां भविष्य में देखने को मिलेगी। और जो सबसे बड़ी समस्या वहाँ आतंकवाद की थी और इन सब पे भी काबू पा लिया जाएगा और रोज़गार, वहाँ पे बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा था, इन सब चीज़ों पे भी काबू पाया जाएगा और कश्मीर भी, जम्मू कश्मीर में एक विकसित और विकास के पहलुओं पे आगे बढ़ते दिखाई देगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में वहाँ काफ़ी उन्नति देखने को मिलेगा। चुनौती, सोनिया विपक्षी एकता को मजबूत करेंगी। अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की कमान संभालने के बाद सोनिया गांधी के समक्ष पहली चुनौती पार्टी को अपने सबसे मुश्किल दौर से उबारने की है। सहयोगी दलों के मुताबिक उनके नेतृत्व में कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी एकता को भी मजबूती मिलेगी। आखिरकार कांग्रेस को एक अध्यक्ष मिल गया और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी उन्हें मिली हैं। काफ़ी दिनों से इसकी पहल चल रही थी, लेकिन आखिरकार जाकर सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालते हुए दिखाई दे रही हैं। सोनिया गांधी ने सबसे पहले यह कहा कि अब पार्टी को मजबूती प्रदान करना, साथ ही हमारे साथ जितने भी गठबंधन के लोग हैं उन्हें भी मजबूती प्रदान करने में हमारा सहयोग रहेगा। जिस तरह की स्थिति अभी कांग्रेस में है और उनके तमाम घटक दलों में है, वो दिन पे दिन घटते चली जा रही है, क्योंकि जो एकता है वो दिन पे दिन घटती चली जा रही है। इन सब को लेकर सोनिया गांधी ने पहल की है। अब उनका साफ कहना है कि अब मुझे जिसका पदभार मिला है उसके अंतर्गत मुझे सब समस्याओं का समाधान करना होगा। राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था इस पद से, अध्यक्ष पद से, और काफ़ी दिनों से लोग भी चाह रहे थे, कांग्रेस पार्टी के भी लोग चाह रहे थे कि फिर से दोबारा कमान राहुल गांधी संभाले, लेकिन राहुल गांधी ने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब मुझे इस पद को नहीं संभालना है, लेकिन अब सोनिया गांधी जो कि उनकी मां है, उन्होंने इस पद को संभाला है। अब देखना यह है कि आखिर सोनिया गांधी इस पदभार को कितने अच्छे से संभालती हैं और जो अभी स्थिति देखी जा रही है कांग्रेस में या उनके साथ रहने वाले घटक दलों में, उनकी स्थिति कब बेहतर होती है।
दोबारा अपराध किया तो बेल रद्द कराएगी पुलिस। आदतन अपराध करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस उनकी जमानत रद्द कराने की मुहिम शुरू की है। इसके लिए जिलों में पुलिस अधिकारियों की एक टीम होगी। इसके विधि शाखा कहा जाएगा। यह टीम जमानत रद्द कराने के लिए सरकारी वकीलों से भी सलाह मशविरा करेगी। देख सकते हैं, आतंक साफ तौर पे कहा जाए तो अब पुलिस के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिस तरह की घटनाएं हर दिन घटती है, अपराधी अपने घटना को बेफिक्र होकर अंजाम देते हैं और अपराध करके वो बेल ले लेते हैं या तमाम तरह के ऐसे केसेस में वो छूट जाते हैं। इन सब पे भी अब पुलिस शिकंजा कसेगी। उन्हें अगर सरकारी वकील से भी मदद लेनी होगी तो वो लेंगे और उनकी ज़मानत रद्द करने में खड़े होंगे। अब सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा एक बड़ी पहल अपराध को रोकने के लिए की जा रही है, लेकिन सिर्फ पहल से काम होने को रहा, क्योंकि पहल के साथ साथ अब पुलिस को सशक्त भी होना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में अब अपराध की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। आए दिन अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। ग्राफ बिहार में अपराध का बढ़ते चला जा रहा है। पुलिस के द्वारा तरह तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें कही जा रही है, तरह तरह के बैठक हो रहा है, लेकिन उसका परिणाम अभी बिहार वासियों को देखने को नहीं मिल रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।